हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल और मैं हूं आपका दोस्त संपत तिवारी। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था यूपीएससी पीएफओ 2025 के लिए हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट एंड डेडिकेटेड कोर्स जो है वो अवेलेबल कराएंगे। सो उस प्रॉमिस को रखते हुए हम फाइनली जो है कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक क्लास ली थी, लेकिन इस क्लास में थोड़ी सी समस्या आ गई थी, इसीलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया था। बट आपको ये टाइमली लेक्चर्स मिलते रहेंगे और आपका हिंदी मीडियम का जो कंटेंट है हम इसे कंप्लीट कराते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, शुरुआत हम इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ से कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, चूँकि इस कोर्स को बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए इस कोर्स को हम पेड रखेंगे। ये आपको 2 डेमो लेक्चर्स मिलेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। उन डेमो लेक्चर्स को करने के बाद यदि आपको बढ़िया लगता है तो आपको अलग से कुछ भी परचेज़ नहीं करना है। नॉलेज स्काई पर जो 599 वाला हमने एक पीडीएफ पैकेज बनाया है, इस पीडीएफ पैकेज के साथ कम्प्लीटली फ्री हम हिंदी मीडियम के लेक्चर्स को अलाइन कर रहे हैं। तो वो सभी बच्चे जो हिंदी मीडियम के और सीरियस एस्पायरेंट है वो इस 599 वाले कोर्स को एनरोल कर लेंगे। उसमें आपको हिंदी मीडियम का कोर्स कम्प्लीटली फ्री मिल जाएगा। अब 599 में आपको क्या क्या मिल रहा है ये ऑलरेडी आप सभी बच्चों को पता है कि इसमें इतना सारा कंटेंट मिल रहा है जिसकी ओरिजिनल वैल्यू आज के समय 2000 से ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें हम ये कोर्स हिंदी मीडियम का कोर्स भी ऐड कर दे रहे हैं। जैसा आप सभी ने देखा होगा कि अदर चैनल ने सिर्फ इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का वीडियो कोर्स 2-2 हज़ार रुपये में लॉन्च किया है, वहीं आपको इस 599 रुपये में हिंदी मीडियम का कंप्लीट कोर्स फ्री मिल जाएगा। तो आई गेस सभी बच्चों को अब ये 599 रुपये ज़्यादा नहीं लगेंगे, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी लोगों का सपोर्ट भी हमारे इस चैनल को मिलेगा। आज हम करने वाले हैं औद्योगिक अधिनियम में पहला अधिनियम यानी कि कारखाना अधिनियम को, और कारखाना अधिनियम को पूरा डिटेल में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इसमें हम कारखाना अधिनियम 1948 को कंप्लीट करने वाले हैं और इस एक पूरी क्लास में आपका कारखाना अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। ये डेमो क्लास रहेगी, तो यदि आपको पसंद आती है तो आप 599 वाला कोर्स एनरोल कर लेंगे और इस कोर्स के साथ आपको कम्प्लीटली फ्री जो है वो हिंदी मीडियम का कोर्स मिल जाएगा। हिंदी मीडियम के कोर्स को स्पेड बैच में रखने का रीज़न ये है ताकि जो सीरियस एस्पायरेंट है वही इस सेक्शन को ज्वाइन कर सके। दूसरी चीज़ ये है कि मैं हिंदी मीडियम को बनाने में अलग से सेपरेट में कंटेंट बना रहा हूँ, तो काफ़ी मेहनत भी लग रही है। ठीक है, तो सीरियसली बच्चे इसे पढ़ सकें। बहरहाल स्टार्ट करते हैं हम कारखाना अधिनियम के बारे में। तो जो कारखाना अधिनियम 1948 है, ये इसकी कहानी कैसे शुरू हुई थी? देखो, कारखाना अधिनियम 1948 ऐसा नहीं है कि 1948 में ही सीधे तौर पर आया, नहीं। इसकी कहानी बहुत लंबी समय से चल रही है। जब भारत एक उपनिवेश था, उपनिवेश यानी कि हम सभी जानते हैं ब्रिटिशर्स के, जब हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो उस समय भी भारतीय मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनसे मशीनों की तरह काम लिया जाता था, दास प्रथा थी। तो धीरे धीरे आंदोलनकारियों ने इन सभी चीज़ों को ख़त्म किया और इसके लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उस पर समय समय पर हम दबाव बनाते रहे। चूँकि दबाव बनाते रहे तो इस दबाव में आकर 1881 में सरकार ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले कारखाना अधिनियम को लेकर आया। बट ये कारखाना अधिनियम सिर्फ नाम मात्र का अधिनियम था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे फ़ायदा जो है वो श्रमिक वर्ग को हो सके। अब चूँकि श्रमिक वर्ग को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा था, चूँकि श्रमिक वर्ग को इससे कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं हो पा रहा था, उस प्रकरण में क्या किया गया, जब इसका विरोध किया गया तो इसमें 1891 में एक हमें संशोधन देखने को मिला था। इसके बाद इसके संशोधन जो है वो लगातार आते रहे हैं। ठीक है, और फाइनली 1948 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने एक अधिनियम जारी किया और इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान बनाए गए जो ज़मीनी स्तर पर श्रमिक वर्ग के बारे में बात करता था, श्रमिक वर्ग के लिए एक उचित व्यवस्था मुहैया कराता था। इससे पहले माना जाता है कि 1934 का जो एक्ट आया था, याद रखना है, 1881, उसके बाद 1891 और 1891 के बाद इसी को अपडेट करके 1922 भी आया और 1922 के बाद 1934 का जो एक्ट आया, इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें ज़मीनी स्तर पर सुधरी थी और 1948 में भारत सरकार का जो एक्ट आया वो 1934 का ही अपडेटेड या संशोधित रूप माना जाता है। ठीक है, अपडेटेड या संशोधित रूप जो है वो माना जाता है। तो यहाँ पर हम सभी बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं। तो ये सारी कहानी मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले 1881 का आपको अधिनियम देखने को मिला। 1881 के अधिनियम को अपडेट करके 1891 का अधिनियम आया। फिर कारखाना अधिनियम 1911 आया जिसने 1891 की कमियों को दूर करने की कोशिश करी सिर्फ पेपर पे। फिर 1922 का कारखाना अधिनियम आया। इसके बाद 1934 का कारखाना अधिनियम आया जिसमें ज़मीनी स्तर पर कुछ सुधार हमें देखने को मिले
और उसके बाद 1948 का कारखाना अधिनियम आया जो अब तक चलता है। यदि हम नए लेबर कोड को देखें, नए लेबर कोड्स को हटा दें तो नए लेबर कोड्स के पहले तक 1948 ये अभी भी इफेक्टिव है। अब इनके पीछे के बैकग्राउंड्स को हम समझते हैं। 1891 वाला जो आपका अधिनियम था, इस अधिनियम में कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया था, कारखाना कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसे बनाया गया था। अब जब ये एक्ट बना तो उसके बाद फ्रीयर, स्मिथ तथा फैक्ट्री लेबर कमीशन बैठी। फैक्ट्री लेबर कमीशन ने बोला कि नहीं भाई साहब, 1891 में भी कुछ समस्याएं हैं, इसीलिए इसे संशोधित कर 1911 का अधिनियम लाया गया। अब जो अधिनियम था, ये अधिनियम 20वीं सदी की देन माना जाता है। इसके बाद 1929 में पुनः रॉयल कमीशन गठित करी गई, रॉयल कमीशन ऑन लेबर गठित करी गई। ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखेंगे। और इसने मजदूरों की दशाओं में सुधार करने के लिए एक्ट दिया और 1934 का एक्ट हमें देखने को मिला इसके संशोधन के फलस्वरूप। और फाइनली 28 अगस्त 1948 का हमें कमीशन प्राप्त हुआ। 28 अगस्त 1948 का अंतिम संशोधित कारखाना अधिनियम हमें प्राप्त हुआ, जो कि 23 सितंबर 1948 को इसको अनुमति मिली और 1 अप्रैल 1949 से लागू कर दिया गया। ये डेट याद रखना सभी बच्चों के इम्पॉर्टेंट है कि ये 1 अप्रैल 1949 से लागू है। यह 1 अप्रैल 1949 से पूर्णतः लागू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 में लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा परिभाषाएं। अब देखो, किसी भी जब एक्ट को आप पढ़ते हैं तो उस एक्ट में जो डेफिनेशन है, उन एक्ट की डेफिनेशंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है। चूँकि यदि आपने उन एक्ट की डेफिनेशंस को अच्छे से समझ लिया तो आपका काम जो है वो बहुत हद तक बन जाता है। तो इसमें सबसे पहला है परिभाषा कारखाना की, कि कारखाना किसे कहा जाएगा। तो कारखाना के लिए परिभाषा दी गई है 10 और 20 व्यक्तियों वाली चीज़ों को, जो मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ कि मान लीजिए एक ऐसा कोई भी संस्थान जहाँ पर या तो विद्युत से काम चलेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से, या इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम चलेगा। तो यदि एक ऐसा संस्थान जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से काम चलता है, वहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग यदि कार्यरत हैं एक समय पर, तो उसे कारखाने की श्रेणी में रखा जाएगा। वही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर विद्युत से काम नहीं चलता, जैसे बीड़ी के कारखाने, अगरबत्ती के कारखाने, यहाँ पर मशीनरी की या विद्युत की एकदम से ज़रूरत नहीं होती। उस परिस्थिति में 20 या 20 से अधिक कर्मचारी यदि कार्यरत हैं तो उसे कारखाने की श्रेणी में रखा जाएगा। अब इस अधिनियम ने, यानी कि 1948 का जो अधिनियम था, इसने सबसे बड़ा बदलाव जो किया वो ये किया कि इसने मौसमी और गैर मौसमी कारखानों के बीच के अंतर को खत्म कर दिया, यानी कि सीजनल एंड नॉन सीजनल फैक्ट्रीज़ के डिफरेंस को ख़त्म कर दिया। अब ये क्या होता था, देखो क्या होता था, मौसमी और गैर मौसमी वो फैक्ट्रियाँ कहलाएंगी जो पूरे समय, यानी कि साल के 12 महीने कार्यरत रहती हैं। लेकिन मौसमी वो कहलाएंगी जो किसी निश्चित समय तक ही कार्यरत रहती हैं, यानी कि बरसात के मौसम में या ठंड के मौसम में या किसी विशेष महीने 2 महीने के पीरियड के लिए। तो अब इसमें क्या होता था, जो मौसमी कंपनियां होती थी उन्हें कई सारी, वहाँ के कर्मियों को कई सारी चीज़ों से वंचित कर दिया जाता था, वहाँ के लोगों को कई सारी चीज़ों से क्या कर दिया जाता था, वंचित कर दिया जाता था। अब वहाँ के कर्मचारियों के साथ एक तरह से शोषण होने लगता था। तो ये शोषण ना हो पाए, इसीलिए मौसमी और अमौसमी, यानी कि गैर मौसमी कंपनियों के अंतर को क्या किया गया, यहाँ पर ख़त्म किया गया। इसके बाद हम पहुँचते हैं स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा तथा कल्याण विषयक। इसमें क्या किया गया, मजदूरों की कार्य क्षमता बनी रहे, इसके लिए विभिन्न नियम बनाए गए, जैसे कार्य के घंटे बनाए गए, उनके लिए कार्य की परिस्थितियां बनाई गई, और ऐसे कई सारे प्रतिबंध जो कर्मचारियों की मानसिक स्थिति पर या शारीरिक स्थिति पर बुरा प्रभाव डालते तो उन्हें हटाने की कोशिश करी गई। इसमें कारखाना स्थल के प्रारंभ होने के, उसके पंजीकरण के, उसके लाइसेंस मिलने के, लाइसेंस रिन्यू होने के नियम दिए गए कि कैसे ये सारी की सारी प्रक्रिया चलेगी। इसके अलावा यह एक्ट ऐसा था जिसने पहली बार बालकों के कार्य करने के घंटों को निश्चित करा। इसमें बालकों को, वयस्कों को, ठीक है, और श्रेणियों को अलग अलग किया। यहाँ पर हमने देखा कि 12 वर्ष के स्थान पर पहली बार 14 वर्ष की आयु कर दी गई, यानी कि 1948 का जो अधिनियम था, इससे पहले तक ये माना जाता था कि 12 वर्ष तक की उम्र के लोग बच्चे होते हैं। अब चूंकि 12 वर्ष था, इस वजह से क्या किया गया था कि 12 वर्ष से ज़्यादा बड़े जो हो जाते थे उनसे कार्य करवाया जाने लगा था कारखानों में। तो हम इससे समझ सकते हैं कि उपनिवेश होते समय बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा था और उनका भी जो है वो दोहन किया जा रहा था, उनका भी अलग अलग तरीके से शोषण किया जा रहा था। तो 1948 का जो एक्ट आया, इसने सबसे ज़रूरी काम जो किया वो यही किया कि
जो बालकों की परिभाषा उसको बदला और 12 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष की आयु को निश्चित किया, यानी कि अब 0 से 14 वर्ष की जो अवस्था थी इसे चाइल्ड यानी कि बालक अवस्था में रखा गया। इनसे किसी भी तरह के काम कराने की मनाही हो गई। ठीक है, अब इसके बाद किशोर आयु आई। किशोर आयु किसे कहा गया, यानी कि जिसे हम एडोलेसेंट कहते हैं, इसे रखा गया 14 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के, या वो लोग जो 18 को प्राप्त नहीं करे, इन्हें किशोर अवस्था में रखा गया यानी कि एडोलेसेंट। और उसके बाद जो 18 प्लस हो जाते हैं इन्हें बोला गया अडल्ट यानी कि वयस्क। क्या बोल दिया गया, वयस्क बोल दिया गया। क्लियर है, आई गेस यहाँ तक ये बेसिक डेफिनेशन सभी को क्लियर है। लाइव चैट के थ्रू सभी लोग मुझे नोटिफाई करते रहेंगे। इसके बाद कार्य के घंटे निश्चित किए गए कि शाम 7 बजे से 6 बजे सुबह के बीच बालकों से तथा स्त्रियों से काम नहीं कराया जा सकता। इसका मतलब ये था कि सुबह 7 बजे से लेकर आप शाम को 6 बजे तक उनसे काम करा सकते हैं, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले तक उनसे कार्य जो है वो नहीं कराएंगे। ये नियम जो है निश्चित करा गया इस एक्ट के तहत। इस अधिनियम में अति समय यानी कि ओवर टाइम के बारे में प्रावधान दिए गए। अब ओवर टाइम के बारे में क्या प्रावधान बनाया गया कि यदि कोई भी कर्मचारी ओवर टाइम करता है, ओवर टाइम का मतलब होता है कि जो 8 घंटे की शिफ्ट है, यदि उसके अलावा भी वो काम करता है तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा। और ओवर टाइम में जो मजदूरी है वो दोगुनी करके देनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे काम करता है और उस हिसाब से प्रति 1 घंटे का उसका वेतन मान लेते हैं 200 रुपये बनता है, तो यदि वो ओवर टाइम करेगा तो ओवर टाइम में 1 घंटे के लिए कंपनी को उसे 400 रुपये देने पड़ेंगे, यानी कि वेतन का ठीक डबल उन्हें उपलब्ध कराना पड़ेगा, वेतन का ठीक डबल उन्हें जो है वो देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कारखाना संशोधन अधिनियम जो कि 1954 में आया, और इसमें 6ठे अध्याय में एक और नई चीज़ जोड़ी गई जिसे बोला गया एनुअल लीव विथ वेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर आपका यही बन जाता है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर यही बन जाता है कि जो 1954 का संशोधित अधिनियम आया था, इसमें 6ठे अध्याय में एक नई चीज़ जोड़ी गई थी जो थी एनुअल लीव विद वेज। जो क्या थी, एनुअल लीव विद वेज। मतलब यहाँ पर क्या किया गया कि जो लोग होंगे यदि वो एक कंटिन्यूस सर्विस की कंडीशन को पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे, तो उस प्रकरण में क्या होगा, उस प्रकरण में ये होगा कि उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए एनुअल पेड लीव मिला करेगी, जो कि 12 या 15 दिन की हो सकती है। अगले पॉइंट को हम समझे। 1976 में फिर से एक हमें संशोधन देखने को मिला। देखिए 1948 के बाद संशोधन कब मिला हमें, 1948 के बाद संशोधन हमें 1954 में मिला, जिसमें अध्याय 6 में संशोधन किया गया और एनुअल पेड लीव का कंसेप्ट लाया गया। इसके बाद 1976 में हमें एक संशोधन देखने को मिला जिसमें धारा 2M जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई, धारा 2M जोड़ी गई, और इसमें होटल, रेस्टोरेंट या अन्य भोजन स्थान की परिभाषा से बाहर कर दी गई। यानी कि जो होटल होंगे, जो रेस्टोरेंट होंगे या जो भोजन के स्थान होंगे, उनको कारखाना की परिभाषा से बाहर कर दिया गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि 14 साल तक के बच्चों से आप काम नहीं करा सकते, तो कई सारे लोगों ने मुझसे इंग्लिश मीडियम वाली जो क्लासेस चल रही थी उसने बोला था कि सर जब हम रेस्टोरेंट में जाते तो वहाँ पर तो छोटे छोटे बच्चे रहते, चाय की दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे जिन्हें हम छोटू बोलते हैं काम करते रहते हैं। तो आपको समझना होगा कि जो भोजन के स्थान है, चाय नाश्ता के स्थान है, होटल है, रेस्टोरेंट है, उन्हें कारखाने की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। अब चूंकि ये कारखाने की परिभाषा में नहीं आते हैं और जो 14 साल तक के लोग हैं वो कारखाने में काम नहीं करा सकते, तो कारखाने की बाहर वाली परिस्थितियों में काम कराया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कारखाना अधिनियम 1948 है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस अधिनियम का प्रवर्तन केवल कारखाने तक ही सीमित है, कंपनियों आदि के संदर्भ में यह परिवर्तन नहीं है। तो समझने की कोशिश करना है कि जो आईटी कंपनीज़ होंगी, है ना, जो आईटी फर्म्स होंगे, जो सीए चार्टर अकाउंटेंट फर्म होंगी, या जो इस तरह की अपस्किल्ड एजेंसीज होंगी, वहाँ पर कारखाना अधिनियम 1948 लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि कल को मैं जाकर संस्थान से ये नहीं कह सकता कि भाई कारखाना अधिनियम के तहत आप मुझसे 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते एट्सेट्रा। ठीक है, ये चीज़ें। व्यापकता की बात करते हैं, यानी कि इसकी एप्लीकेबिलिटी किन किन क्षेत्रों तक होगी। इसकी एप्लीकेबिलिटी की हम बात करें तो यह संपूर्ण भारत में लागू है और जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं और आगे की कहानी को हम समझते हैं कि भाई इसमें क्या प्रकरण और दिए गए हैं। तो एक ऐसी ये 10 और 20 वाला सिनेरियो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसको हम यहाँ पर स्किप करते हैं। ये वही लाइन लिखी हुई है
कि यदि कहीं पर केवल यंत्र शक्ति से काम करता है, यंत्र शक्ति से मेरा तात्पर्य है कि यहाँ पर बिजली या विद्युत का उपयोग नहीं होता है, तो यदि बिजली या विद्युत का उपयोग यहाँ पर नहीं होता है तो 10 या 10 से बिजली या विद्युत का उपयोग नहीं होता है तो 20 या 20 से अधिक कर्मचारी काम करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कारखाना बोलेंगे। वहीं यदि बिजली या विद्युत से उपयोग चलता है, बिजली या विद्युत के उपयोग से कार्य चलता है, तो उस स्थिति में क्या माना जाएगा, उस स्थिति में ये माना जाएगा कि यहाँ पर 10 या 10 से अधिक लोग होंगे तो उसे कारखाने की परिभाषा में रख दिया जाएगा। तो आई गेस यहाँ पर परिभाषाएं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करते हैं इस नियम के अपवाद कौन कौन से हैं। इस नियम के अपवाद क्या क्या हैं, तो अधिनियम की धारा 85 में राज्य सरकार के उन अधिकारों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत कुछ परिसरों में भी इसे लागू कर सकती है, भले ही उनमें शक्ति की सहायता से या बिना शक्ति की सहायता के काम हो रहा हो। मतलब ये है कि हमने जो पीछे नियम पढ़े हैं उस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला अपवाद क्या है कि जो नियोजित कर्मकारों की संख्या 10 या 20 से कम हो, जहां क्रमशः शक्ति की सहायता से या शक्ति के बिना ही काम हो रहा हो। दूसरा क्या है, उसे काम करने वाले व्यक्ति उसके मालिक द्वारा नियोजित नहीं हैं, बल्कि ऐसे मालिक की अनुशंसा से या समझौते के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यदि कहीं पर थर्ड पार्टी वाले लोग काम कर रहे हैं तो उस सिनेरियो में ये बात करी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिनियम में कुछ शब्द उपयोग करे गए हैं, इन शब्द को अब हम समझते हैं, है ना। और फिर वही बात की कुछ डेफिनेशन यूज़ करी गई हैं जिनके बेस पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधे तौर पर। तो सबसे पहली जो परिभाषा है, देखिए मैंने कारखाना अधिनियम 1948 आपको बहुत डिटेल में गैजेट के माध्यम से भी करा दिया है, ठीक है। अब उस गैजेट की कहानी को यदि हम समझें तो उसमें धारा 2 सेक्शन 2 में सारी की सारी परिभाषाएँ दी हुई हैं। तो उसी में वयस्क की परिभाषा दी गई है, एडोलेसेंट की परिभाषा दी गई यानी कि किशोर अवस्था या तरुण अवस्था की, और बालक की भी परिभाषा वहाँ पर यानी कि चाइल्ड कैटेगरी भी परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात करी गई है, सबसे पहले अडल्ट किसे माना जाएगा, इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होंगे जिनकी आयु 18 वर्ष पार कर चुकी होगी, ठीक है। तरुण यानी कि एडोलेसेंट किसे बोला जाएगा, जो 14 वर्ष से तो बड़ी उम्र रखता है लेकिन 18 वर्ष से कम उम्र रखता है, यानी कि जो 14 से 18 के बीच है। ध्यान से देखना, वर्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है, यानी कि 14 भी इंक्लूड नहीं है और 18 भी इंक्लूड नहीं है, यानी कि जो 14 वर्ष एक दिन का है या 17 वर्ष 364 दिन तक का है, ऐसा व्यक्ति क्या माना जाएगा, तरुण माना जाएगा, ठीक है। या जिसकी उम्र 15 से 17 वर्ष है, ऐसे भी ऐसा मान सकते हैं आप, जो 15 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो या 17 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, इसे भी आप इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कैलेंडर ईयर की। तो 12 महीने का जो समय होगा इसे कैलेंडर ईयर माना जाएगा, जिसे जनवरी के प्रथम दिन से लेकर 31 दिसंबर तक माना जाएगा, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के पीरियड को आपने क्या मान लिया है, यहाँ पर आपने इस पीरियड को मान लिया है कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम किसी भी परिभाषा को समझेंगे, जब हम लीप ईयर कंसेशन देखेंगे, जब हम एनुअल लीव का प्रावधान देखेंगे, जब हम कार्य के घंटे देखेंगे, जब हम कंटिन्यूस सर्विस देखेंगे, तो इसमें उपयोग किया जाएगा शब्द कैलेंडर वर्ष, पिछले कैलेंडर वर्ष। तो पिछले कैलेंडर वर्ष से तात्पर्य ये होगा कि पिछले जनवरी से लेकर पिछले दिसंबर के बीच की परिस्थिति की हम बार बार बात कर रहे हैं। बात करते हैं चौथी परिभाषा की, जो कि है बालक की। तो बालक की परिभाषा से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष अभी पूरा नहीं किया है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 0 से 14 वर्ष के बीच है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 0 से 14 वर्ष के बीच है, उसे आप क्या बोलेंगे, बालक बोलेंगे। बात करते आगे की तरफ और हम देखते हैं परिभाषा सक्षम व्यक्ति की, ठीक है। सक्षम व्यक्ति की परिभाषा देखते हैं। तो सक्षम व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, या ऐसी संस्था से है। चलो आगे बात करते हैं सक्षम व्यक्ति के बाद जब हम पहुंचते तो सक्षम व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या संस्था से है जो मुख्य निरीक्षक द्वारा मान्यता प्राप्त है और कारखाने में किए जाने वाले जांच कार्य हेतु मान्यता प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। दिन की बात करते तो दिन का तात्पर्य 24 घंटे की अवधि से होगी, जिसका प्रारंभ मध्यरात्रि से माना जाएगा। बात करी जाएगी सप्ताह की। सप्ताह क्या है, इसका अभिप्राय उस कालावधि से है जिसका प्रारंभ शनिवार की अर्धरात्रि से माना जाएगा, या ऐसी रात्रि जैसा कि क्षेत्रगत मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित किया गया हो। इसके अलावा 8वां है शक्ति। शक्ति से तात्पर्य विद्युत शक्ति या ऐसी अन्य प्रकार की ऊर्जा से है जो यंत्रों द्वारा पारिषित यानी कि ट्रांसमिट होती है। इसमें मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा पैदा की गई ऊर्जा को सम्मिलित नहीं किया जाएगा,
ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं थी। इसके बाद जो 9वीं परिभाषा थी यंत्र यानी कि मशीनरी। इसमें क्या बोला गया है, इसके अंतर्गत जो चीज़ें मशीन से चलेंगी, शक्ति पैदा करेंगी, ऊर्जा पैदा करेंगी, उन्हें मशीनरी में लिया जाएगा। अब अगला जो 10th परिभाषा है, 10वें नंबर की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा आपके लिए, जिसमें बोला गया है विनिर्माण कार्य यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब विनिर्माण कार्य या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किसे लिया गया है, इसमें किसी वस्तु पदार्थ के उपयोग, विक्रय, परिवहन, परिधान या वैनन यानी कि डिस्पोजल की दृष्टि से उस वस्तु में विनिर्माण, परिवर्तन, मरम्मत इत्यादि शामिल है। यानी कि किसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माना जाएगा, जहाँ पर उपयोग हो रहा है, विक्रय हो रहा है, परिवहन हो रहा है, परिधान हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, किसी भी तरह की मरम्मत का कार्य चल रहा है, उन सभी को क्या बोला जाएगा, उन सभी को विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन रखा जाएगा। आगे की कहानी को यदि हम समझे तो जो कारखाना स्थल, कार्यारंभ, अनुज्ञप्ति, पंजीयन एवं आदेश, तो धारा 6 और 7 को हम समझते हैं। मैं क्रमानुसार सारी धाराओं को आपको 1 बाय 1 जो है वो समझाऊंगा। तो इस धारा में कारखानों के स्थान, कार्य प्रारंभ, अनुज्ञप्ति के संबंध में उपबंध है। धारा 6 में सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। कारखाने की स्थापना, स्थल का चयन कारखाने का मालिक करता है। स्थल चयन, कारखाने के निर्माण, कार्य प्रारंभ का विस्तार के लिए सरकार या मुख्य निरीक्षक यानी कि चीफ इंस्पेक्टर में से किसी एक के पूर्वादेश प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि धारा 6 और 7 इस बारे में बात करती है कि कोई भी जो व्यक्ति है जो कारखाना बनाना चाह रहा है, उसको कारखाने की सारी चीज़ें नियत करनी होंगी। नियत करने से मेरा तात्पर्य ये है कि वो कहाँ कारखाने खोलना चाहता है, उसे कितनी जगह चाहिए, किस उद्देश्य से वो कारखाना खोलने वाला है, किस तरह का व्यवसाय उसमें करने वाला है, और इसकी पूर्व अनुमति उसे मुख्य निरीक्षक से लेनी होगी। धारा 7 में बात करें तो धारा 7 में जो उपबंध दिया गया है कि जब कारखाने का मालिक किसी स्थान या परिसर को कारखाने के रूप में प्रयोग करना चाहता है तो कम से कम 15 दिन पूर्व मुख्य निरीक्षक के नाम पर निम्नलिखित बातों की जानकारी देते हुए नोटिस उसे भेजना होगा। किन किन चीज़ों की जानकारी देते हुए उसे नोटिस भेजना होगा, तो जब आप एक नोटिस भेजेंगे, पहले तो आप ये याद रखिए कि धारा 7 के तहत बात करी गई है नोटिस भेजने की। नोटिस किसे भेजा जाएगा, जो मालिक होगा, जो परिसर का मालिक होगा, वो किसे भेजेगा, मुख्य निरीक्षक को 15 दिन पहले भेजेगा। तो जो फैक्ट है वो नोट करते चलना है, फैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब वो नोटिस भेजेगा, कारखाने का मालिक, परिसर का मालिक मुख्य निरीक्षक को 15 दिन पहले जो नोटिस भेजेगा, उस नोटिस में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, पहला कारखाने का नाम तथा स्थल का नाम, कारखाने के मालिक का नाम, पता जिस पर कारखाने के संबंध में सूचनाएं प्रेषित की जा सकें, चौथा उपयोग में ली जाने वाली शक्ति के प्रकार, पांचवा कारखाने के प्रबंधक का नाम, छठवां कारखाने में नियोजित किए जाने वाले संभावित कर्मचारियों की संख्या, और सातवां ऐसे अन्य विवरण जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जा सके। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। चलो ठीक, अगला है निरीक्षक, कर्मचारी, निरीक्षक तथा प्रमाणकर्ता सर्जन यानी कि इंस्पेक्टिंग स्टाफ, इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो सबसे पहले बात करी गई निरीक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्रता। तो इसमें क्या बात करी गई है कि जो निरीक्षकों की नियुक्ति की घोषणा मुख्य तौर पर राज्य सरकार करेगी अपने गजट में। गजट यानी कि जो गैजेट रिव्यू सेशन हम ले रहे हैं उसी की हम बात कर रहे हैं। केवल विहित योग्यताओं वाले व्यक्ति को ही निरीक्षक की पद पर आसीन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन होंगी और उन सेट ऑफ क्वालिफिकेशन होने के बाद ही आप निरीक्षक के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपको APFC बनना है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनना है, तो आपके पास UPSC ने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए, कुछ सेट बनाए, उन सेट को फुलफिल करना होगा, उन योग्यताओं को आपको प्रमाणित करना होगा, तभी जाकर आप उन चीज़ों में या उस पद पर आप आसीन हो पाएंगे। निरीक्षक की शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है इस एक्ट में, ये आपको याद रखना है। लेकिन नियुक्ति के समय निश्चित रूप से एक मापदंड रखा जाएगा जिसे जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी आपकी, है ना, इसके लिए जो आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वही जिम्मेदार होगी और वही इसके लिए जो है निर्णय लेगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कारखाना अधिनियम 1948 में, एक बार फिर से बता दूं, कारखाना अधिनियम 1948 में शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया एक निरीक्षक के लिए, परंतु
जब भी नियुक्ति चल रही होगी उस समय सरकार के पास ये अधिकार होगा कि उस नियुक्ति के लिए मापदंड वो तय कर सके। प्रत्येक ज़िले का जो जिलाधीश होगा यानी कि कलेक्टर होगा, जो जिलाधिकारी होगा, वो उस ज़िले के निरीक्षक के रूप में कार्य करेगा। अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किसी भी ज़िले में जो निरीक्षक होगा, मुख्य निरीक्षक की हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ निरीक्षक की बात कर रहे हैं। प्रत्येक ज़िले में एक निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी जो जिलाधीश या जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निरीक्षकों की शक्तियां तथा कर्तव्य के बारे में क्या कहानी दी गई है, तो निरीक्षकों की शक्तियों के बारे में बात किया गया है धारा 9 में। निरीक्षकों की जो शक्तियां होंगी इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 9 में किया गया है और इसमें सबसे पहली बात करी गई है का प्रवेश करने की शक्ति। प्रवेश कहाँ करने की शक्ति है, किसी भी निरीक्षक के पास ये शक्ति होगी कि उसे जिस क्षेत्र का निरीक्षक नियुक्त किया गया उस क्षेत्र में आने वाले सभी तरह के कारखानों में वह प्रवेश कर सकता है निर्विवाद निर्विरोध रूप से। और यदि कोई व्यक्ति उसे ऐसा करने से रोकता है, कोई कारखाने का मालिक उसे ऐसा करने से रोकता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उस मालिक के द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जो है वो दंडनीय अपराध किया जा रहा है, जिसके लिए उसको निर्धारित पेनल्टी या दंड मिल सकता है। दूसरा, निरीक्षण करने की शक्ति। अब जो प्रवेश करने की शक्ति है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जिलाधीश या जो निरीक्षक होगा वो सिर्फ घूमने जाएगा, ठीक है, तो वो घूमने तो जाएगा नहीं, तो वो किस लिए जाएगा, वो वहाँ पर निरीक्षण करने जाएगा कि किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी पर्टिकुलर कारखाने में क्या कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वह ये देख सकता है कि रजिस्टर मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, मास्टर बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा। मतलब वो सारी की सारी ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, किसके द्वारा, निरीक्षक के द्वारा। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो अब यहाँ से हमारे हेल्थ से रिलेटेड प्रोविज़न यानी कि धारा 11 से हम चीज़ों को जो है वो शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की पहली क्लास में ख़त्म करता हूँ। क्लास छोटी सी थी लेकिन मैंने आपको कारखाना अधिनियम का जो है पूरा का पूरा विश्लेषण दिया है। ठीक है, कल दिन के समय से अब आपको ये क्लासेस मिलना चालू हो जाएंगे और डेली बेसिस पर आपको दिन के समय क्लास मिलेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। इसकी 3 क्लासेस मैं आपको दूंगा और इन 3 क्लासेस में आपको कारखाना अधिनियम पूरी तरह से ख़त्म करा दूंगा। और यदि आपको ये ठीक लगता है तो आप 599 वाले पैकेज को परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ से हमारी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं।